हम लोग ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जब हमारी बात होती है इन बच्चों के बारे में जिनको कोई विकासात्मक दोष है तो हम ढूंढते हैं ऐसे पालकों को, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को जिन्होंने इस पर जीत हासिल की हो, जिन्होंने इस परिस्थिति का मुकाबला बड़ी कामयाबी के साथ किया हो और इस दुविधा या संकट से खुद को बचा लिया हो, अपने बच्चे को बचा लिया हो, अपने परिवार को बचा लिया हो। दोस्तों, हम लोग ऐसे ही परिवारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ बच्चों के बारे में, उनके फैमिलीज़ के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी जद्दोजहद के बारे में कि उन्होंने कैसे इस परिस्थिति पर, इस हालात पर जीत हासिल की। आप देख रहे हैं रोशन राहें और मैं हूं सलाहुद्दीन नवेद। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उससे आप सबको सीखने का मौका मिलेगा। आप ये जान पाएंगे कि जिन लोगों ने, जिन माता पिता ने, जिन माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए संघर्ष किया, कोशिशें की और कामयाबी हासिल की, उन लोगों की खासियत क्या थी, उन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने ऑटिज़म या कोई और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो बच्चे में था उस पर जीत कैसे पाई। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ खासियतों के बारे में। मैं आपके लिए चुनकर लाया हूँ 5 ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार, ऐसे हालात जिन्होंने हमें सिखाया। मैं उन तमाम बच्चों का, उनके माता पिता का, उनके फैमिलीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने बच्चे के साथ काम करने का मौका दिया। मुझे हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने उनको सिखाया, उन्होंने मुझे सिखाया और ये सफ़र, ये यात्रा अनवरत जारी है। ये सफ़र चलता रहेगा, हम सीखते सिखाते रहेंगे और यूं ही अपना नॉलेज, ज्ञान या एक्सपीरियंस आपके साथ बांटते रहेंगे। तो आइए देखते हैं उन बच्चों की कोशिशों के बारे में, उन परिवार की कोशिशों के बारे में। दोस्तों, आज हम जो खासियतों के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन परिवारों की खासियत जो इस मुश्किल से जीत चुके हैं। तो उनमें पहली खासियत है, पहली जो क्वालिटी है वो ये है कि वो हर परिवार फुली डेडिकेटेड था, समर्पित था अपने बच्चे के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उस परिस्थिति से लड़ने के लिए। यहाँ पर मैं जितने भी बच्चों की बात कर रहा हूँ वो सारे परिवार, माता पिता या उनकी फैमिली डेडिकेटेड थी, वो पूरी तरह समर्पित थे। यहाँ पूरी तरह से आशा ये है कि उन्होंने अपने सुख, आराम भुला दिए। उन्होंने ये भुला दिया कि वो जागते कब हैं और सोते कब हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा अभी। उन्होंने ये भुला दिया कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। हमने जो भी कहा वो उन्होंने बगैर किसी शंका के, बगैर किसी डाउट के उसको फॉलो किया और ठीक वैसा ही फॉलो किया जैसा हम चाहते थे, जैसा बच्चे की ज़रूरत थी। उदाहरण के लिए एक बच्ची थी, विलियम सिंड्रोम जिसको था, 7 साल की अवस्था में वो मेरे पास आई। तब वो कहीं भी, कभी भी, कैसे भी लैट्रिन बाथरूम कर देती थी। कोई साफ सफाई, कोई संज्ञान नहीं था। माता पिता के साथ जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने पहली शर्त ये रखी थी कि आपको मेरे सुझाव अनुसार काम करने होंगे। और मुझे यह खुशी है कि जितना मैंने कहा उससे ज़्यादा ही उन्होंने किया। मैंने उनको कहा कि आपको इसका एक बार का, यानी कि दिन में अगर ये 25 बार पेशाब करती है, यूरिन करती है, तो आपको वो नोट करना है कि वो टाइम क्या था, कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, आपको नोट करना है। एक डायरी मेंटेन की हम लोगों ने, उसकी मम्मी ने। और उसके बाद जब हमने देखा
3 दिन के रिकॉर्डिंग के बाद हमें पता चला कि दिन में 15 से 20 बार वो पेशाब करती है और कहीं भी कभी भी कर देती है बगैर किसी इंडिकेशन के। उसके बाद हमने प्लानिंग शुरू करी और उसमें एक स्टेज ऐसी आई कि वो दिन में तो इंडिपेंडेंट हो गई पर रात में बिस्तर अभी भी गीला कर रही थी। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप सबसे पहले ये पता करें कि जो वो पेशाब कर रही है वो रात के 1 बजे के पहले हो रहा है या 1 बजे के बाद हो रहा है। उन्होंने नोट किया, बोला 1 बजे के बाद हो रहा है। हमने उन्हें फिर सुझाव दिया कि आप एक काम कीजिए, 1:30 बजे का अलार्म लगाइए और रात में उठिए, बच्ची को उठाइए और उसको बोलिए कि चलो वॉशरूम चलना है। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। बच्ची उठी थी, उनके साथ वॉशरूम जाती और वापस आकर दोनों लोग सो जाते। ये सिलसिला कुछ समय तक चला। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गई और एक दिन उसकी माँ ने बताया कि सर कल तो ये अपने आप उठ के चली गई, आ गई, मुझे पता ही नहीं चला कब कर चली गई कब आ गई। सुबह देखा बिस्तर सूखा था, उसके कपड़े भी सूखे थे। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि शायद उसने या तो कंट्रोल करना सीख लिया है या आवश्यकता होने पर, ज़रूरत होने पर वॉशरूम जाना सीख लिया है। और इस तरह से वो बच्ची इंडिपेंडेंट हो गई अपने शौच स्किल में या कार्य में, टॉयलेट स्किल उसको आ गए। धीरे धीरे उसने धोना, पहनना, बाकी सारी चीज़ें, वॉशरूम में ही जाकर कपड़े उतारना सब सीख लिया। और इसके पीछे सारी मेहनत उसकी माँ की थी। उन्होंने अपनी रातों की नींद की फिक्र नहीं की और ठीक वैसा ही किया जैसा हम चाहते थे, जैसा हमने उनको सुझाव दिया था। सफलता का सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो यहाँ पर ये डेडिकेशन कि उन्होंने अपनी नींद की फिक्र नहीं करी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी नींद ख़राब होगी, उन्होंने ठीक वो किया जो ज़रूरत थी। और इस तरह से हमने उस बच्चे को अपने लगभग सारे काम में इंडिपेंडेंट बना दिया। इसमें समय लगा, लगभग 1.5 साल का समय लगा। बच्ची पढ़ने लिखने लगी, स्कूल जाने लगी, डायपर छूट गया, मार्केट, मॉल, आउटिंग सब बड़ा सुकून से होने लगा। और ये सफलता उस परिवार की थी। समर्पण या डेडिकेशन के बाद अब बारी आती है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, या नहीं कहना चाहिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। यहाँ पर हम एक बच्ची के बारे में बात करेंगे जिसका ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था लगभग 18 से 20 महीने की उम्र में। वो भोपाल यानी हमारे शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर छोटे से शहर में रहते थे जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी। उन्होंने भोपाल आकर यहाँ रहना स्वीकार किया और उसके बाद हमने उसका इंटरवेंशन स्टार्ट किया। यहाँ पर जो बच्ची की माँ है वो अकेली रह रही हैं बच्ची को लेकर अपने माँ के और बहन के साथ। वो परिवार हम जो सुझाव दे रहे हैं, हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम जो निर्देश दे रहे हैं, उन निर्देशों का पूरा पालन कर रही हैं, पूरा उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और जहां हमने नहीं बोला है वहां भी वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपनी मर्जी से। वो अपनी इंटरेस्ट से, वो अपने क्षमताओं के अनुसार जहां वो सोच पा रहे हैं वहां वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा बहुत तेज़ी से ऑटिज्म से बाहर आने लगता है। दोस्तों, इस बच्ची के साथ एक अनुभव हमारा और रहा कि इसका इंटरवेंशन हमने विदाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के किया था। सिर्फ हमने स्पीच थेरेपी और साइको एजुकेशन थेरेपी के माध्यम से, पेरेंटल ट्रेनिंग के माध्यम से इस परिस्थिति पर जीत हासिल की थी। आज वो बच्ची सामान्य विद्यालय में या नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रही है। अब यहाँ पर माता पिता ने या पेरेंट्स ने जो हमारे इंस्ट्रक्शंस से उससे आगे जाकर काम किया, उससे आगे जाकर बच्चे के साथ मेहनत की
और ये मेहनत सुबह जागने से लेके रात के सोने तक की थी। स्कूल में क्या करना है, स्कूल में क्या नहीं करना है, घर में क्या करना है, घर में क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझी और उसको फॉलो किया। यहाँ पर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आगे एक स्टेप आगे चलकर उन्होंने सोचा, समझा और काम किया। तो ये दूसरी विशेषता थी जो उस परिवार से हमें सीखने को मिली। अब यहाँ हम बात करते हैं समर्पण के उस रूप की जो एक छोटे से परिवार में से हमें देखने को मिला, सीखने को मिला। और वो ये था कि जब बच्चे को 2.5 साल की उम्र में ऑटिज्म डायग्नोस हुआ तो उस बच्चे ने, उसके परिवार ने समर्पण कैसे दिखाया, आप देखिएगा। पिता जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं, 12 आवर्स मिनिमम उनका वर्किंग आवर्स होता है, मिनिमम, उससे ज़्यादा भी काम करना पड़ता है उनको। उनकी माँ जो है बच्चे की, वो हाउसवाइफ है, उनकी एक 1.5 साल की छोटी सी बच्ची भी है। और उसके साथ वो लगातार 1.5 साल तक, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, उन्होंने कभी गैप नहीं किया। उन्होंने छोटी बच्ची के साथ कड़कती सर्दी में या बहुत तेज़ बारिश में कैसे भी मोटरसाइकिल पर आना संभव किया। उन्होंने हमेशा अपनी प्रेजेंस बनाए रखी और बाकी लोगों के तरह समर्पित भी थे, अच्छे इम्प्लीमेंट भी करते थे और हम जो कहते थे वो उसको फॉलो करते थे। यहाँ पर हमारा टीम वर्क काम आया। आज वो बच्चा 5th क्लास में मेन स्ट्रीम में पढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये सफलता की तीसरी कहानी है जो ये बताती है कि अगर हम समर्पित हैं, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो हम अपनी बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। हम ऑटिज्म या किसी भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से संभवतः लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम ये देखते हैं कि सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है, यानी गरीबी एक ऐसा दोष है, ऐसी कमज़ोरी है जो माँ बाप को या परिवार को तोड़ देती है। तो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसकी माँ हाउसवाइफ थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके पापा ट्रक ड्राइवर थे। आप उनकी आमदनी सोच सकते हैं कि कितनी होगी। उसकी नानी लोगों के घरों में खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी। और उसका मामा जो लगभग 17-18 साल का था, वो प्राइवेट जॉब करता था, जो जैसे डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उस तरह से काम करता था। थेरेपी का ख़र्चा ज़्यादा था। बच्चे को 2-3 समस्याएं थी, जैसे ऑटिज्म भी था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी थी और दूसरी फिज़िकल इश्यूज़ भी थे। तो उसको बहुत सारी थेरेपीज़ की ज़रूरत थी, यानी सभी थेरेपीज़ की ज़रूरत थी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट सेटअप में। और सरकारी क्षेत्र में इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी जो वो उनको ले पाते वो। तो यहाँ पर उसके पापा, उसकी नानी और उसके मामा तीनों लोग मिलकर एन कैन प्रकारेण खर्चा इकट्ठा करते थे कि जिससे वो बच्चे की थेरेपी भी करा सकें और परिवार भी चला सकें। और इस तरह से उन्होंने लगभग 3 साल तक बच्चे की थेरेपी कराई। उसके पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुईं कि बच्चे को शहर छोड़ना पड़ा, उसके परिवार को शहर छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो इंटरवेंशन अधूरा रह गया। तो यहाँ पर वो गरीब परिवार हमारी प्रेरणा का स्रोत है कि वो पूरी की पूरी फैमिली बच्चे के लिए जी जान से लगी हुई थी। गरीब थे लेकिन जैसे भी संभव हो उन्होंने वो थेरेपीज़ कराई और उसका फ़ायदा मिला। बच्चा चलने लगा, कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने लगा, कुछ चीज़ें समझाने लगा कि जैसे भूख लगी है, बाथरूम जाना है या लेटरिन जाना है, इस तरह की चीज़ें वो इंडिकेट करने लगा, 1-2 शब्द बोलने भी लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बच्चे की गंभीरता बहुत ज़्यादा थी।
बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हो नहीं पाया, तो वो उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन, उनकी कोशिशें हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। वो हमें हमेशा मोटिवेट करती रहेंगी। दोस्तों, पांचवें और आखिरी जो बच्चा आज हमने लिया है, उसका परिवार, उसकी माँ हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा आशावादी या ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। हमें हमेशा कोशिशें करती रहनी चाहिए और वो कोशिशें हमें एक ना एक दिन एक स्टेटस पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं। ये बच्ची जब हमारे पास आई थी तो ना बोलती थी, चलती थी, परंतु समझती नहीं थी। सोशल स्किल ज़ीरो थे, कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो थे, एकेडमिक स्किल ज़ीरो थे। जब हमने बच्ची को आइडेंटिफाई किया और उसको सजेस्ट किया कि उसको ये चारों थेरेपीज़ की ज़रूरत है, तो उसकी माँ ने अपने परिवार से डिस्कस किया। आर्थिक रूप से सक्षम थे, परंतु एटीट्यूडनल बैरियर थे। एटीट्यूडनल बैरियर मतलब अरे कुछ नहीं होता थेरेपी से, जैसे जैसे बड़ी होगी चल सीख जाएगी, बोलने लगेगी, करने लगेगी। इस तरह की अवधारणाएं उसकी दादी या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में थीं। परंतु माँ ने उसके पापा को कन्विंस किया और सासू माँ के विरोध के बावजूद उस बच्ची की थेरेपी कराई और आज वो बच्ची स्कूल में पढ़ रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बच्ची पूर्णतः ठीक हो गई है, नहीं, पर उसकी माँ, उसकी फैमिली, उसके पापा, उसकी दादी आज सब उस प्रयास में शामिल हैं, उस कोशिशों में लगे हुए हैं कि बच्ची और आगे जा सके। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं जिनको मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूँ जो लगातार वो 6 साल से कर रहे हैं। वो लगातार 6 साल से थेरेपीज करवा रहे हैं और आज भी बच्ची के साथ लगे हुए हैं। तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शायद 6 महीने, शायद 6 साल या उससे ज़्यादा समय भी हमको लग सकता है। तो हमें कोशिशें करती रहनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बारे में मैं आपको हर कुछ न कुछ हमने जो सीखा है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आज के अंक में बस इतना ही। तो ये 5 बिंदु उम्मीद है आपको अपने बच्चे के साथ कोशिशें करने के लिए मोटिवेट करेंगे और हमें कामयाबी की ओर ले जाएंगे, ताकि हमारा बच्चा और हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा, आप इससे कुछ सीखेंगे और अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले अंक में नई उम्मीद के साथ। नमस्कार, जय हिंद।